नमस्कार, बिग एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझकर बैंकों का लोन ना चुकाने वालों की अब खैर नहीं। जी बिजनेस की विलफुल लोन डिफॉल्टर्स के मामले पर लगातार कवरेज और मुहिम के बाद अब आरबीआई के साथ साथ सेबी भी नियम कड़े करने जा रहा है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सेबी जल्द इस मामले पर सर्कुलर जारी करने वाला है। वहीं आरबीआई ने पहले ही नियम कड़े कर दिए। आरबीआई ने नियमों में सफाई जारी कर विलफुल डिफॉल्टर्स के दायरे में लोन पर गारंटी देने वालों को भी ला दिया है। लोन स्कैम पर अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोज। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। विलफुल डिफॉल्टर्स पर जी बिजनेस के कई बड़े खुलासों और लगातार कवरेज के बाद अब आरबीआई और सेबी दोनों ही ऐसी कंपनियों और प्रमोटर्स के खिलाफ सख्ती बढ़ा रहे हैं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी अगले 2 हफ्ते में विलफुल डिफॉल्टर्स पर सर्कुलर जारी करने वाली है, जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स पर कम से कम 3 साल तक कैपिटल मार्केट से पैसे जुटाने पर रोक लगाई जाएगी, जबकि शेयर बाजार से पैसा जुटाने के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने वालों को कैपिटल मार्केट से पैसा जुटाने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों को किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में भी शामिल होने के लिए नाकाबिल करार दिया जाएगा। जहाँ तक एक बोरोवर है, वो बोरोवर पब्लिक मनी या तो बैंकिंग सिस्टम से जो डिपॉजिट होल्डर का पैसा है, या तो कैपिटल मार्केट में जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका पैसा डेट या इक्विटी के तौर पे लेता है या बैंकिंग सिस्टम में से डेट के तौर पे लेता है, तो अगर वो कहीं जाके डिफ़ॉल्ट करता है और अगर एक बैंकिंग सिस्टम उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर जाहिर करता है, या तो इवन सेबी कैन ऑल्सो, सेबी भी अगर उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर बोलता है, तो कैपिटल मार्केट और बैंकिंग सिस्टम दोनों के लिए, बोरोअर्स के लिए, दोनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बढ़ते लोन डिफॉल्ट को देखते हुए आरबीआई ने ऐसे प्रमोटर्स और कंपनियों के लिए कैपिटल मार्केट का रास्ता बंद करने को कहा है। आरबीआई खुद भी नियम सख्त कर रही है। ताज़ा सफाई में आरबीआई ने कहा कि जो कंपनियां या प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके गारंटर्स भी विलफुल डिफॉल्टर माने जाएं। बैंकों को सीधे ऐसे गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट दी गई है। किसी ग्रुप की एक कंपनी भी डिफॉल्टर है तो पूरे ग्रुप पर डिफॉल्टर का ठप्पा लगाने को कहा गया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि सभी नए लोन में गारंटर से इस शर्त को मंजूर कराया जाए। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने नियमों में सख्ती का संकेत दिया था। विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर किसी कंपनी को कोई बैंक लोन नहीं देगा। Concept of willful default already exists. Yeah, of course. It exists in the banking system. Now we're talking about whether it can be expanded elsewhere also. Right. So because there's no point being shut out from the banking system if I can borrow elsewhere. कंपनियों और उनके प्रमोटर्स को दिया गया भारी भरकम कर्ज डूबने की वजह से बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक और सेबी इसलिए ऐसे प्रमोटर्स के खिलाफ सख्ती बढ़ा रहे हैं जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाना चाहते। तरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो बैंक किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते हैं तो एक कंपनियां और प्रमोटर्स के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि बैंकों से विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने वाले प्रमोटर्स और कंपनियों को लोन नहीं मिलेगा। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। सेबी भी ऐसी कंपनीज के लिए कैपिटल मार्केट में एंट्री बंद करने की योजना बना रही है। जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों के लिए किसी भी तरह से पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर कंपनियों, प्रोमोटर्स और लोन पर गारंटी देने वालों को कर्ज नहीं मिल पाएगा। मतलब विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर आरबीआई के दायरे में आने वाली किसी भी संस्था से ऐसी कंपनियां और प्रमोटर्स लोन नहीं ले पाएंगे। यही नहीं, बैंक ऐसी कंपनियों के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएगी। ऐसी संस्थाएं या प्रमोटर आरबीआई से फाइनेंशियल और बैंकिंग कारोबार का कोई लाइसेंस भी नहीं ले पाएंगे। अगर कोई बैंक फंड डाइवर्जन के तहत किसी प्रमोटर या डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है तो दोषी पाए जाने पर कंपनीज एक्ट के तहत ऐसे प्रमोटर और डायरेक्टर किसी कंपनी में कोई पद नहीं ले पाएंगे। आरबीआई के अलावा सेबी भी विलफुल डिफॉल्टर से खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने पर कंपनियों और प्रमोटर्स के लिए कैपिटल मार्केट से पैसे जुटाने का रास्ता बंद हो जाएगा। आरबीआई के नियमों के तहत विलफुल डिफॉल्टर ऐसी कंपनियों और प्रमोटर्स को माना जाता है जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता होती है, लेकिन वो फिर भी लोन नहीं लौटाना चाहते। अमोल देठे,
जी मीडिया, मुंबई। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त संदीप पारेख फिनसेक के लॉ एडवाइजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, लगातार लोन डिफॉल्टर के केसेस बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसे में आरबीआई ने जो नियमों का दायरा बढ़ा दिया है और सेबी भी आने वाले कुछ दिनों में सर्कुलर जारी करने वाली है, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा सटल पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो विलफुल डिफॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उन लोगों को अप्लाई होना चाहिए जहां पे जैसे कि मान लीजिए गारंटी किया है, या तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास सैकड़ों बंगले हैं और जो पैसा नहीं दे रहा है, और ऐसे लोग जो जानबूझ के पब्लिक को मतलब धोखाधड़ी से पैसा डुबा देते हैं, उनके अगेंस्ट होना चाहिए, पर जेन्युइन फेलियर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मतलब जो क्रोनिक कैपिटलिज्म पिछले 5-6 साल में हुआ है, जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दिल खोल के, जो डूब गए उनको भी पैसा दिल खोल के दिया है, और जो कि पब्लिक का पैसा था, तो थोड़ा हार्श एक्शन का जरूरत तो ओडी हो गया था। तो मेरे हिसाब से मूव करेक्ट है, लेकिन अब एकदम ही बहुत ही वाइड पेंट ब्रश से सबको आप ऐसे पेंट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट आज ही गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सारे डायरेक्टर्स को एक ही तरह से ट्रीट ना करें, और ये सारे इश्यूज जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ब्रॉडली मेरे ख्याल से ये मूव काफी टाइम से जरूरी हो गया था, और जो क्रोनिक कैपिटलिज्म को स्टैंप आउट करने का जो जरूरत था वो उसको आगे लिया जा रहा है। जी संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब से कुछ देर पहले हमने अश्विन पारेख से भी बात की। आपको बता दें कि सेबी जल्दी विलफुल डिफॉल्टर्स को कैपिटल मार्केट से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। और अश्विन जी, आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? तो ये एक अच्छा सा मूव है मेरे हिसाब से। ये कोऑर्डिनेशन ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग ये देखते आए हैं कि ज़्यादा करके जो बोरोअर्स होते हैं या तो जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, छोटे या बड़े, इन लोग ज़्यादा लिवरेजिंग कर लेते हैं अपने धंधे को, और जब कभी कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो एक बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ पे दूसरी बैलेंस शीट को में से पैसा रेस करते हैं, और वो पैसा 3, 4, 5, 6 कंपनीज़ों के अंदर उन लोग जो हैं वो घुमाते रहते हैं। शेयर होल्डर को पता नहीं होता, एक तरफ बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं होता कि रिस्क के हिसाब से लॉस एक कंपनी में जहां उन्होंने पैसा लगाया था वहां पे हो रहा है, या कहीं और दूसरी कनेक्टेड कंपनी में से लॉस हो रहा है। तो सेबी और आरबीआई का ये जो मूव है, जहां पे बैलेंस शीट टारगेटेड रिफॉर्म है, एक बैलेंस शीट को बिल्कुल उसी बैलेंस शीट में से बोरो दिया जाए, इक्विटी की इश्यूएंस भी उसी से हो, और फिर उसके बाद में अगर वो बिजनेस प्रेशर में है तो साफ साफ एक बता दें कि ये बिजनेस प्रोसेस यहाँ पे कोई गलती है। तो ये एक सबसे पहला अहम मुद्दा है जी। जहाँ तक सेबी के गाइडलाइंस का है, हम लोग वेट करेंगे कहाँ तक जाते हैं, पर मैं जिस तरह से देख रहा हूँ उसमें डिस्क्लोजर का एम्फोसिस ज़्यादा होगा कि क्लॉज 49 के तहत सेबी बहुत सारी चीज़ें बोरोअर के पास से या तो इश्यूअर के पास से डिमांड कर सकती है, जो बाकी के मतलब रिटेल या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज़रूरी है जी। तो मैं आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर सेबीज गाइडलाइंस नाउ जी। आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त बीडी नारंग, फॉर्मर चेयरमैन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीडी नारंग जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सेबी और आरबीआई की सख्ती विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ जो लगातार बढ़ रही है, सेबी आने वाले दिनों में सर्कुलर भी लाने जा रही है, आप कैसे देखते हैं? बैंकों को इससे कितना फायदा पहुंचेगा? मैम, मैं इसको बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ जी। इससे रिकवरी का माहौल काफी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, और मैं समझता हूँ कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं या जो आदमी बहुत रिपेमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं जी, उनको दोबारा सोचना पड़ेगा हाउ टू डील विद देयर बैंक्स। इस समय 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जी। एक तो कंपनीज जो हैं वो ओवर लीवरेज्ड है, और दूसरा वो पैसा डाइवर्ट करते समय उनके मन में कोई खौफ नहीं है जी। तो ये दोनों चीजें अल्टीमेटली कंपनी की बैलेंस शीट भी बर्बाद करती हैं और मुल्क की बैलेंस शीट भी बर्बाद करती हैं जी। मैं समझता हूँ इन दोनों टेंडेंसीज पे बहुत ज्यादा अंकुश लगेगा जी।
आप हमारे साथ बने रहिए और सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। अभी हम आपको बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या पर बैंकों से लिए गए कर्ज का इस्तेमाल फॉर्मूला 1 रेसिंग में लगाने का आरोप लगा है। जी मीडिया के अखबार डीएनए के मुताबिक अर्नेस्ट एंड यंग के फोरेंसिक ऑडिट के मुताबिक कंपनी ने फंड का इस्तेमाल फॉर्मूला 1 टीम में किया था। फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर एसबीआई ने दिया था, जिसने किंगफिशर को करीब 1600 करोड़ रुपए का लोन दिया है। रफ्तार के शौकीन विजय माल्या ने घोड़े की रेस पर 4 करोड़ फूके। आईपीएल में विजय माल्या ने युवराज सिंह को 14 करोड़ में खरीदा। कैलेंडर शूट पर विजय माल्या ने करोड़ों रुपए फूके। विजय माल्या के पास लग्जरी कारों का काफिला। जरा हिसाब लगाइए, पहले किंगफिशर के किंग और अब कंगाल किंग विजय माल्या के शौक उनकी हसरत और कर्ज लेकर नहीं चुकाने की फितरत की। लेकिन अब किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या का सारा शौक अब बीते दिनों की बात होने वाली है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर तो घोषित किया ही है। अब किंगफिशर पर जी मीडिया के अखबार डीएनए ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक किंगफिशर ने बैंकों से लिए लोन का पैसा फॉर्मूला 1 में लगाया। अर्नेस्ट एंड यंग के फोरेंसिक ऑडिट के मुताबिक माल्या ने फंड को डाइवर्ट किया, यानी बैंकों से लिए कर्ज को चुकाने की विजय माल्या की नीयत ही नहीं थी। जाहिर है, पहले माल्या पर कोर्ट का कोड़ा पड़ा और अब बैंकों ने माल्या से तगादा कर उनकी नींद उड़ा दी है। एक तरफ तो एसबीआई ने 1600 करोड़ लोन नहीं चुकाने पर ऑडिट का आदेश दिया था और दूसरी ओर आईडीबीआई और पीएनबी के साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास जाने की योजना बना रहा है। दरअसल एसबीआई और आईडीबीआई का मानना है कि माल्या ने फंड्स डाइवर्ट किए। एसबीआई ने माल्या समेत 3 और डायरेक्टर्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। We have already sent on the notice and there is a mandatory time that is required to be given for them to respond. So that time is currently on. यानी विजय माल्या अब बुरी तरह घिर चुके हैं। कर्ज लेकर घी पीने की माल्या की फितरत ने ही उन्हें डुबो दिया है। अपने ऐशो आराम पर करोड़ों रुपया फूंक देने वाले माल्या पर 17 बैंकों का 6000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। किंगफिशर विमान हवा से अब जमीन पर आ चुका है। यूनाइटेड बैंक विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। इसके बाद विजय माल्या को यूएसएल, यूबी होल्डिंग और मैंगलोर रिफाइनरी जैसी कंपनियों के बोर्ड से हटने का खतरा भी पैदा हो चुका है। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू होने का खतरा भी पैदा हो गया है। और बैंक 24 घंटे माल्या के दरवाजे पर कर्ज को लेकर दस्तक दे रहे हैं। पैसा कब चुकाओगे? लेकिन बावजूद इसके किंगफिशर एयरलाइंस की दलील है कि डिफॉल्टर घोषित करने की आरबीआई की गाइडलाइंस उस पर लागू नहीं होती। जाहिर है इस दलील में कोई दम नहीं दिखता और विजय माल्या को तो अभी सिर्फ यूबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। बाकी के 16 बैंक भी माल्या के खिलाफ ऐसा ही कदम उठा सकते हैं। चाहत जैन, जी मीडिया। तो कर्ज लेकर बैंकों को वापस ना चुकाने वालों की वाकई अब खैर नहीं है और इस खास चर्चा में हमारे साथ संदीप पारेख, आपको बता दें फिनसेक के लॉ एडवाइजर हैं और साथ ही साथ इस वक्त अश्विन पारेख भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, अब कैपिटल मार्केट तक भी वो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि कैपिटल मार्केट से भी जो डिफॉल्टर्स हैं वो पैसा नहीं उठा सकेंगे, उसको भी इस दायरे में लाने की बात कही गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्रॉडली ये मूव को सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर आप कहें कि कोई भी डायरेक्टर है जो किसी भी ग्रुप कंपनी में डायरेक्टर है, वो लोग भी जिस कंपनी से दूसरी कंपनी से अनरिलेटेड कंपनी से एसोसिएटेड है वो भी डीबार हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से एक्सेस हो जाएगा। जो एक्चुअल डिफॉल्टर है, जो प्रोमोटर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए ना कि हर एक डायरेक्टर। तो थोड़ा सा सटलिटी के साथ ये मूव को सपोर्ट करूंगा मैं।
जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सभी खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें कि अब आरबीआई ने कल जिस तरीके से सफाई दी थी, उसने अपने नियमों का दायरा विलफुल डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट बढ़ा दिया है। सेबी भी आने वाले दिनों में एक सर्कुलर जारी करने वाली है। इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और बैंकों का एनपीए कैसे बढ़ रहा है और सालाना 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है बैंकों के एनपीए में, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार जी बिजनेस ने कवरेज दिखाई विलफुल डिफॉल्टर्स पर, अब उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के 14 ऐसे बैंक्स हैं जिनके एनपीए में सालाना 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एनपीए में बढ़ोतरी की वजह कर्ज लेकर इसे जानबूझकर नहीं चुकाना है। कॉर्पोरेट लोन ना चुकाने की आदत का खामियाजा सरकारी बैंकों को भुगतना पड़ रहा है। इससे न केवल लगातार उनके डूबे कर्ज यानी एनपीए में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि उनकी साख पर भी बट्टा लग रहा है। एनपीए से बैंकों के मुनाफे पर भी असर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2013 में जहां एनपीए कुल एडवांस का 3.6% था, जो मार्च 2014 में बढ़कर 4.4% के स्तर पर पहुंच गया है। वही मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकारी बैंकों के 2.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज डूब गए। सरकारी स्तर पर काफी प्रयास करने के बाद भी एनपीए में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार हर साल प्राथमिक सेक्टर को कर्ज मुहैया कराने के लिए बैंकों को आदेश देती है, लेकिन इसमें से सभी कर्ज वापस बैंकों को नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बैंकों का एनपीए बढ़ता जाता है। कृषि क्षेत्र को 2013 में दिए गए कर्ज में करीब 6% एनपीए में तब्दील हो गया। 2013 में कॉर्पोरेट लेंडिंग का 5% से ज्यादा एनपीए में बदल गया। हालांकि वही 2014 में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। रिटेल सेक्टर को 2013 में दिए गए कर्ज में करीब 3% एनपीए में तब्दील हो गया, जबकि 2014 में भी हल्का सुधार हुआ है। वही रियल एस्टेट में एनपीए में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी बैंकों के बैड लोन बढ़ने से फाइनेंस मिनिस्ट्री काफी फिक्रमंद है। इस मकसद से वो ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिसके तहत बैंकों के एनपीए उनके कुल एडवांस का 1% तक सीमित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीडी नारंग फॉर्मर चेयरमैन ओबीसी के हमारे साथ बने हुए। बीडी नारंग जी, ये बताएं कि अब एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा था बैंक्स का, अब ये जो नियम कड़े किए जा रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ, इससे जाहिर है बैंकों का जो एनपीए है वो भी कम होगा। इससे इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा। आवाज पहुंच रही है बीडी नारंग जी? और फिलहाल बीडी नारंग से हमारा संपर्क टूट गया है। संदीप पारेख लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप जी, ये बताएं कि बैंक्स का एनपीए लगातार बढ़ता चला गया, अब जो नियम बनाए जा रहे हैं उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि अब जो बैंकों का एनपीए कम होगा उससे इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जो पैसा डूब चुका है, जो एनपीए, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अभी वो जो डूबते हुए किंगफिशर को इतना हजारों करोड़ जो लेंड किया है, वो तो खैर मेरे हिसाब से राइट ऑफ कर सकते हैं आप जी। तो जो थोड़ा कुछ सिग्नल जाएगा, कुछ एक लोग शायद पे अप करे जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, बट जो इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस काफी सीवियर होगा, क्योंकि जो एनपीए है उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाता है बैंक्स का, और उसको फिर बैंक को इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक उनको कैपिटल रेज करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा नंबर होगा। जो अगर आप 3-4% भी पूरे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग यूनिट का अगर आप कैपिटल रेज करेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा, जो मुझे मालूम नहीं है कि इंडिया में अभी इतना कैपेसिटी है, इतना एपेटाइट है, इतना सारा सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का पेपर खरीदने का। तो आगे मुझे लग रहा है पेन काफी है, कुछ एक पॉजिटिव है पर ज्यादातर पेन है।
जी अश्विन जी, आपको नहीं लगता कि कदम उठाने में आरबीआई और सेबी दोनों ने ही काफी देरी कर दी? तो ये एक अच्छा सा मूव है मेरे हिसाब से। ये कोऑर्डिनेशन जरूरी था, क्योंकि हम लोग ये देखते आए हैं कि ज्यादा करके जो बोरोवर्स होते हैं या तो जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं छोटे या बड़े, इन लोग ज़्यादा लिवरेजिंग कर लेते हैं अपने धंधे को, और जब कभी कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो एक बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ पे दूसरी बैलेंस शीट को में से पैसा रेस करते हैं, और वो पैसा 3, 4, 5, 6 कंपनीज़ों के अंदर उन लोग जो हैं वो घुमाते रहते हैं। शेयर होल्डर को पता नहीं होता, एक तरफ बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं होता कि रिस्क के हिसाब से लॉस एक कंपनी में जहाँ उन्होंने पैसा लगाया था वहाँ पे हो रहा है या कहीं और दूसरी कनेक्टेड कंपनी में से लॉस हो रहा है। तो सेबी और आरबीआई का ये जो मूव है, जहाँ पे बैलेंस शीट टारगेटेड रिफॉर्म है, एक बैलेंस शीट को बिल्कुल उसी बैलेंस शीट में से बोरो किया जाए, करने दिया जाए, इक्विटी की इश्यूएंस भी उसी से हो, और फिर उसके बाद में अगर वो बिजनेस प्रेशर में है तो साफ साफ एक बता दें कि ये बिजनेस प्रोसेस यहाँ पे कोई गलती है। तो ये एक सबसे पहला अहम मुद्दा है। जहाँ तक सेबी के गाइडलाइंस का है, हम लोग वेट करेंगे कहाँ तक जाते हैं, पर मैं जिस तरह से देख रहा हूँ उसमें डिस्क्लोजर का एम्फोसिस ज़्यादा होगा कि क्लॉज 49 के तहत सेबी बहुत सारी चीज़ें बोरोवर के पास से या तो इश्यूअर के पास से डिमांड कर सकती है, जो बाकी के मतलब रिटेल या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज़रूरी है। तो मैं आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर सेबीज गाइडलाइंस नाउ। जी संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, नियम तो आरबीआई की तरफ से पहले भी थे विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, अब हालांकि नियमों का दायरा बढ़ा दिया गया, तो पहले ऐसे केसेस क्यों आते थे? अब जो नियमों का दायरा बढ़ाया गया है, जो और नियम कड़े करे गए हैं, क्या उन्हीं से फायदा पहुंचेगा? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि नाव काफी डूब चुकी है अभी, तो आगे जाके खैर फ्यूचर में फायदा होगा। फिलहाल तो मैंने कहा, जैसे कि कहा, कई साल तक 2-3 साल तक काफी पेन रहेगा क्योंकि कैपिटल राइट ऑफ करना पड़ेगा। पर सेबी का भी जहां तक कि मैंने सुना है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर्स आने वाले हैं, ना सिर्फ डिस्क्लोजर बल्कि जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एफिलिएटेड एंटिटीज हैं, उन सबके ऊपर बाहर लगेगा कैपिटल रेजिंग से, तो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। स्टिग्मा, अगर आप स्टिग्मा की तरफ से देखें तो लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जितना अच्छा न्यूज है ये 5-10 साल के बाद उतना ही बुरा न्यूज है अगले 3-4 साल, जब कैपिटल इन सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटल रेज करना पड़ेगा तब। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।